राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में राजनीति बहुत गरमाई हुई है। लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर देख रहे थे हम, लगातार बयानबाजियों से एक दूसरे पर दबाव बनाने के तरीके देख रहे थे। उस बीच में अग्निवीर का मुद्दा, कांग्रेस की यात्रा, आम आदमी पार्टी का अकेले लड़ना, इसका ऐलान करना, ये सारी चीजें इस वक्त बेहद चर्चा में हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं कुलदीप शर्मा जी, जो कि पूर्व स्पीकर है। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर मेरी आवाज आप तक जा रही है? यस। कुलदीप सर, जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति है वो पूरे देश की राजनीति से अलग गरमाई हुई है। कांग्रेस का अपनी तरफ से एकजुट होकर आगे बढ़ना, हुड्डा साहब का सोनिया गांधी से मुलाकात करना और नेतृत्व उनके जरिए ही आगे जाएगा, यह संदेश जाना, क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की सफलता लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की कांग्रेस को मिली है जी, जबकि देश में सर्वाधिक वोट प्रतिशत हरियाणा का रहा है, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हरियाणा की कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस जनों के और जमीनी स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। नित्य दिन प्रतिदिन हरियाणा की राजनीति हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है और एक तरह से आंदोलित हो रही है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े फैसले सरकार ले रही जी, और बड़ी बड़ी चुनौतियां सरकार को पक्ष से मिल रही। जहां तक कांग्रेस का सवाल, हमने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए हम जमीन पर उतर आए हैं। एक हमारा कार्यक्रम है कांग्रेस मांगे हिसाब जी, जिसमें हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी से प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे कि 10 साल के अंदर ये विकास कहां चला गया, 10 साल के अंदर रोजगार कहां चला गया, 10 साल के अंदर व्यापार कहां चला गया, 10 साल के अंदर कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया, 10 साल के अंदर हरियाणा जो नंबर 1 स्टेट थी आज 14वें स्थान पर पहुंच गई, 10 साल के अंदर 5000 स्कूल बंद हो गए, 10 साल के अंदर जो हमारी हेल्थ सिस्टम है तरमरा गई है, ना डॉक्टर्स हैं ना वो टेक्नीशियंस हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं, 10-10 साल से आई मशीनें इस्तेमाल नहीं हुई जी। सड़कों का बुरा हाल है, सारे हरियाणा की सड़कें टूटी हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है। तो निश्चित रूप से अब हमारा एक कार्यक्रम 18 अगस्त से फिर चालू हो रहा है। हमारे प्रदेश प्रभारी बाबरिया जी ने विभिन्न समाज के अंग और प्रत्यंगों में, विशेषकर व्यापारियों में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के, व्यापारियों में बड़ा डर का माहौल, जगह जगह शूटिंग हो रही है, गैंगस्टर्स एक्टिव हैं, लोगों को गोलियों से उड़ाया जा रहा, कत्ल हो रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं। और हमारे प्रभारी जी ने बैकवर्ड क्लासेस की भी सम्मेलन किए हैं और वर्गों के भी सम्मेलन कर हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी से ये सरकार जो है, जो हरियाणा के लोग हैं, तंग आ चुके हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम, चाहे वो फैमिली आईडी के नाम, चाहे पेंशन के नाम, चाहे नोटबंदी के नाम पर, चाहे कोरोना के अंदर अव्यवस्था के नाम पर, कितना एक माहौल हरियाणा में इस टाइम गरमाया हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से निजात। कुलदीप सर, बहुत लंबी फहरिस्त आपने गिनाई कि किस किस चीज का हिसाब मांगना है, लेकिन जब हिसाब मांगने का आपने जिक्र किया तो अमित शाह ने कहा कि बनिया का बेटा हूं और पाई पाई का हिसाब दूंगा। आइए, तो उन्होंने तो चैलेंज कर दिया। देखिए, अमित शाह जी यहां आकर जो जिस प्रकार का संबोधन उन्होंने दिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं जी। एक पब्लिक डिबेट के लिए भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का कोई लीडर, चाहे उनका प्रेसिडेंट हो, चाहे उनका कोई मिनिस्टर हो, स्वयं चीफ मिनिस्टर आना चाहें, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम भी अपने सीनियर लीडर को डिप्यूट करेंगे। एक पब्लिक डिबेट हो जाए कि आपने किया क्या है 10 साल और 10 साल में हरियाणा कहां पहुंचा है, कहां गया एम्स का मुद्दा। करीबन 9 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने भारत की संसद में घोषणा की थी मनेठी में एम्स, आज तक एम्स की आधारशिला नहीं रखी। उसकी जमीन कहां गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अनेकों बार घोषणाएं की हैं, हिसार से फ्लाइट चालू हो जाएगी, करनाल से फ्लाइट चालू हो जाएगी, कोई मेडिकल कॉलेज खुला है?
कोई नई यूनिवर्सिटी बनी है? अरे हुआ क्या है? अगर हम हिसाब मांग रहे हैं जी तो ये लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम कर रहे हैं। लोगों को सजग करने के लिए ये हिसाब तो लगाना ही पड़ेगा। तो जब भी चाहें इस बारे में डिबेट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। हमारी चुनौती स्वीकार करे भारतीय जनता पार्टी, लेट अस डिबेट। कांग्रेस की तरफ से कौन होगा जो कि डिबेट में जाएगा, क्योंकि चैलेंज उधर से किया गया है, हिसाब आप लोगों ने मांगा है। पार्टी जिसकी भी ड्यूटी लगाएगी, हमारा हर एक नेता है उनका जवाब देने में सक्षम है, उनसे जवाब पूछने में सक्षम है। हम दोनों काम बाखूबी कर सकते हैं। ये तो पार्टी ने फैसला करना है कि वो किस नेता की इस काम के लिए ड्यूटी लगा। जहां तक अमित शाह जी की विजिट है, देखिए यहाँ की भारतीय जनता पार्टी बीमार हो चुकी है और उस भारतीय जनता पार्टी को उस राजनीतिक बीमारी से उबारने के लिए एक बड़े डॉक्टर अमित शाह जी को यहां पर लाया गया है। लेकिन बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि अब उसका इलाज संभव नहीं। कांग्रेस अगर प्रदेश के स्तर पर देखी जाए तो बार बार एक ही आरोप लगता है, और आप चूंकि उस पोजीशन पर रह चुके हैं, आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को तालमेल बिठाकर सदन को लंबे समय तक चलाया, आपका वो अनुभव अब इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहता है? क्योंकि किरण चौधरी चली गई, बाकी गुटों की जब बात होती है तो वहां पर कहा जाता है कि लोकसभा में तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन विधानसभा में सिर्फ उठौल तय है और इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी। क्या स्थिति सामान्य हो गई है? सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अब हुड्डा जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी, यह तय हो गया है या चेहरा अभी तय नहीं है? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर श्रीमती सोनिया गांधी से मिले हैं जी, तो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, आज विपक्ष के नेता हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरमैन, पार्लियामेंट्री, तो उनका मिलना सामान्य है। उसके मतलब आप प्रेस के लोग कुछ भी निकालें। अगर हुड्डा साहब मिले हैं तो निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में हमारी तैयारियों के बारे में उनसे चर्चा हुई होंगी, और हुड्डा साहब ने तो कोई इस बारे में या किसी और लेवल पर तो इस बारे में कोई उद्घाटन, कोई उद्घोष हुआ नहीं। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जब ऐन चुनाव हमारे सामने, निश्चित रूप से जब नेता विपक्ष मिलते हैं, चर्चा हमारी हरियाणा की राजनीति में, हमारी तैयारी में, कांग्रेस ने क्या तैयारियां की, हमारा क्या प्रोग्राम, हमारा क्या मैनिफेस्टो, ये सब चीजें डिस्कस की होंगी। तो ये समय उपयुक्त समय है। और दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज हम पर आरोप लगा रही है कि हमने 10 साल में कुछ किया जी। 10 साल में हरियाणा के अंदर 14 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, डिफेंस यूनिवर्सिटी आई। हमने चौधरी बंसीलाल के नाम पर, चौधरी रणबीर सिंह के नाम पर, हमने भगत फूल सिंह के नाम पर महिलाओं की यूनिवर्सिटीज बनाई जी। और ऐसे कितने ही नाम है। NIFT बनाई, निफ्ट जिसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लेकर आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लेकर आए, एम्स का कैंसर एरिया लेके आए, कैंसर के लिए हम न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट लेकर आए असौधा, हमारे को सैनिक स्कूल लेकर आए रेवाड़ी, हम फ्लाइंग इंस्टीट्यूशंस लेकर आए, कितने 9 से 12 तक मेडिकल कॉलेजेस हमने खुलवाए हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, हमारे भी हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में खुले हैं, जैसे भगत फूल सिंह का खुला है। तो हमारे पास वी हैव लॉट टू से। बीजेपी बताए कौन से सेक्टर कितना काम हुआ है, ये जवाब उनको जनता को देना चाहिए। हम तो हिसाब मांगेंगे, इट्स वेरी क्वाइट नेचुरल, वी आर इन ऑपोजिशन। भारतीय जनता पार्टी से पूछ तो लिया, मैंने ही पूछ लिया, तो बताया जवाब। जो मुद्दों की बात होती है तो कमोबेश कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे उठा रही है वहीं बाकी अन्य दल भी उठा रहे हैं। बीजेपी कहती है कि आपस में मुद्दों को लेकर भी घालमेल है, सिर्फ भ्रम फैलाने की स्थिति है। सबसे बड़ा मुद्दा जो कि हरियाणा में भी खासतौर से चर्चा का विषय रहा, लोकसभा में उसका बहुत असर भी दिखाई दिया, और अब हरियाणा सरकार, चूंकि योजना तो अग्निवीर की केंद्र की है, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी कुछ प्रावधान दिए हैं कि कैसे अग्निवीरों को उनकी नौकरी के बाद क्या सुविधाएं सरकार देगी, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर देता है तो उसमें सब्सिडी सरकार देगी। क्या ये चीजें भरपाई की कोशिश है, और अगर ये है तो उससे अग्निवीरों को फायदा मिलेगा या वो मुद्दा उतना ही मुखर रहेगा इस बार विधानसभा के चुनाव में भी?
देखिए, सर्वप्रथम कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है जी। कि अग्निपथ और अग्निवीर योजना जो ये गलत है, ये देश हित में नहीं। सेना में स्थायित्व होना चाहिए, और हरियाणा जिसका सैनिकों का कोटा देश में सबसे ज्यादा हुआ करता था, वी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट मोर देन 10-13,000 सोल्जर्स इन इंडियन फोर्सेस, जी। वो अग्निवीर के तहत 800 रह गया है। अग्निवीर योजना का हम पूर्ण समापन चाहते हैं। आपने क्या रिलैक्सेशन दे, हमारा स्टैंड ये नहीं। हमारा स्टैंड ये है कि अग्निपथ योजना हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है। दूसरे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को हरियाणा में 10%। अरे ये तो पहले ही है। हमने एक्स सर्विसमैन का कोटा 10% ऑलरेडी हरियाणा में किया हुआ है। हमने सेंट्रल फोर्सेस की जो मिलिट्री ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको कोटा दिया हुआ है। हमने प्लॉट की रिजर्वेशन जो हुडा के प्लॉट्स हैं उनमें एक्स सोल्जर्स को दिया। ऑलरेडी कांग्रेस की नीति रही है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो केंद्र सरकार के अंदर अग्निवीर को नौकरी देने का कोई प्रावधान, और हरियाणा कोई भी घोषणा करे वो केंद्र सरकार के ऊपर लागू नहीं होगी। दूसरे, आप इस घोषणा को पढ़िए, ये लागू कब से होगी? ये 2026 से लागू होगी, क्योंकि अग्निपथ और अग्निवीर योजना 2022 में शुरू। एक सैनिक जो 4 साल का अपना पीरियड कंप्लीट करेगा और वापस लौटेगा जी, वो 2026 में लौटेगा। 2024 में तो इनकी सरकार निपट जानी है। तो ये तो एक झूठा वायदा किया जा रहा है। दूसरी बात, अग्निवीर के लिए शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? बताएं इस बात का जवाब। अब भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने किया है उसमें ये नहीं कहा है कि जो एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स थे या कोई अग्निवीर शहीद हो जाए उसको शहीद का दर्जा देकर उसको वो बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो एक आर्मी के शहीद को दिए जाएंगे, वो तो कहीं है ही। तो एक छलावा पैदा किया जा 2026 के अंदर लागू हो। इससे बड़ा मजाक हमारे युवाओं के साथ और क्या हो? लेकिन कुलदीप जी, इसमें एक थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई देता है। जब कांग्रेस से कहती है कि हम 3-4 महीने के बाद सरकार में आएंगे और इस योजना को बंद कर देंगे, तो बीजेपी कहती है कि बाकी जहां पर प्रदेश में अन्य जगहों पर कांग्रेस पार्टी है वहां क्यों नहीं बंद कर देते, क्योंकि योजना तो ये केंद्र की है और केंद्र में आप सत्ता में नहीं है। तो ये विरोधाभासी बयान नहीं है? हमने ये कहा था जब हमने लोकसभा का मैनिफेस्टो डाला था, ये बात तब कही थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर और अग्निपथ योजना को समाप्त करें। और अगर हमारी सरकार आती, 232 का इंडिया गठबंधन 240 के नजदीक पहुंच गया है, अगर ये सरकार हमारे को देश की जनता आशीर्वाद देकर पूर्ण बहुमत देती तो हम अग्निपथ और अग्निवीर योजना को समाप्त कर देते। हमारा वायदा ठीक था। लेकिन हरियाणा सरकार ने, अभी हमारा तो मैनिफेस्टो ही जारी नहीं हुआ, हमारे वायदे का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मैनिफेस्टो जारी होगा जी, बात आएगी। ठीक है। अब यहां पर दूसरे प्रश्नों पर आते हैं। जिस तरीके से एक गठबंधन बना, एनडीए का अपना गठबंधन था, इंडी गठबंधन के साथ आप लोग गए। हरियाणा में आप लोगों ने 9 और 1 का रेशियो रखा, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विधानसभा के लिए स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवंत मान, संजय सिंह, उन लोगों ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। यहां आपको नहीं लगता है कि जो बंटवारा होगा वो वोटों का बंटवारा विपक्ष में ही होगा और यह शायद रणनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर हमारा फैसला था और उसी टाइम क्लियर कर दिया गया था कि जब स्टेट इलेक्शंस होंगे तब यह समझौता लागू नहीं होगा। ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया था, दिल्ली के बारे में और हरियाणा के बारे में। जहां तक हरियाणा का सवाल, हम सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं, सबका अपना अपना स्टैंड हुआ करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई बहुत बड़ा प्रेजेंस नहीं है, बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उन्होंने चुनाव की घोषणा करी, तो मैं ये कहूं कि इससे तो कांग्रेस को फायदा होगा कि वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। डेफिनेटली कांग्रेस को फायदा हो।
दूसरा जो जजपा और इंडियन इनेलो की जो रणनीति है, एक नया रेशियो बनाया गया, एक नया इक्वेशन बनाया गया। इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया, पहले भी इसका कुछ फायदा मिल सकता था, मिला होगा, लेकिन आज का जो सिनेरियो, उसमें अगर ये गठबंधन आप लोगों के सामने होता है और आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, उस बीच में जजपा भी मजबूती के साथ लड़ जाती है, तो आपको क्या दिखाई देता है कि फिर ये जो आप कह रहे हैं कि बंटवारा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो क्या एक तरफा कहीं जाएगा? इंडिया, देखिए, अगर विपक्ष हरियाणा में बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी है जिसकी प्रेजेंस ट्रांस हरियाणा है, पैन हरियाणा है, वो है कांग्रेस पार्टी। ये जो आम आदमी पार्टी है कि कोई प्रेजेंस नहीं, अस्तित्व नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं। जहां तक इंडिया नेशनल लोकदल की बात है, उन्होंने बसपा से अलायंस किया है। बसपा को यूपी की जनता पहले ही नकार चुकी, और अभी लोकसभा के चुनाव में बसपा के जो कैंडिडेट्स थे उनके हक में कोई वोटिंग ही नहीं हो पाई। तीसरी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला को इलेक्शन लड़ाया गया, सारा उनका बंदोबस्त भी कराया गया, सिर्फ इसलिए कि वहां पर कांग्रेस ना, ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से सुशील गुप्ता लड़ रहे थे, उनकी वोट कट। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टेटस एक वोट काटू पार्टी का स्टेटस है, इसका नेशनल स्टेटस भी खत्म हो चुका है। मेरा ख्याल ये हरियाणा की अब रीजनल पार्टी भी नहीं रही है, शायद 1% या 1.5% वोट लोकसभा में पड़े हैं। तो मैं समझता हूं वैसे भी जब ये बीजेपी से मिले, बीजेपी 3 टिकटें बांटेगी हरियाणा में, एक तो कांग्रेस की बांटेगी, एक इंडियन नेशनल लोकदल की बांटेगी, उनके इशारों पर टिकटें दी जाएंगी ताकि डिवीजन ऑफ वोट्स हो जाए। एक जजपा भी उनसे पूछ के बांटे। ये दोनों तीनों पार्टियां बीजेपी की बी टीम हैं और ये उनसे पूछ के चलेंगी और उनसे पूछकर ही चल रहे हैं। और ये एक संभावना इसलिए बनाई जा रही है कि किसी प्रकार से जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं उनमें डिवीजन पैदा करें। लेकिन हरियाणा के लोग जागरूक हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि हरियाणा की जनता अब बदलाव के मूड में है और बदलाव की आंधी और बयार दोनों हरियाणा में चल। लेकिन ठीक इसके विपरीत अभय चौटाला कहते हैं कि हुड्डा साहब बीजेपी की बी टीम है। कि अभय चौटाला जी ने कुरुक्षेत्र चुनाव लड़कर पहले तो इंडी के मेंबर बनना चाहते, इंडी गठबंधन, उनको नहीं लिया गया क्योंकि उनका जो पास्ट है, जो इस प्रकार का इतिहास उनका रहा है, ऐसे लोगों को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं, इसलिए उस बात से चिढ़े हुए थे और ऐसी बातें उलझुल करते रहते हैं। जो अभय चौटाला है, उनकी जो राजनीतिक संस्कृति है, जिस प्रकार की संस्कृति से वो निकले हैं, उनके किसी भी शब्द को आपको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब एक वरिष्ठ नेता, वो चाहे किसी भी दल के हों, मैं जिक्र कर रहा हूं अजय सिंह चौटाला का, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि आप इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि आप उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी राजनीति में जब इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, मर्यादा गिरती है। उन्होंने तंज कसा है हुड्डा साहब पे और कहा कि सोनिया गांधी की धोती कोई उठाएगा, प्रियंका जी के चप्पल उठाएगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका मैं बहुत जिक्र नहीं करना चाहता। ये क्यों है? ये श्री अजय चौटाला, देखिए, इनकी जिस प्रकार की परवरिश है और जिस प्रकार की एजुकेशन, वो इन बातों से रिफ्लेक्ट हुआ करती कि वो बोल क्या रहे हैं। तो उनको आप माफ कर, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी पर टिप्पणी करना इस प्रकार, मैं समझता हूं उनको शोभा नहीं देता। वो डॉक्टरेट अपने आप को बोलते हैं, पीएचडी हैं, शायद उनको ये भी ना पता हो क्या कि उनकी लिखी हुई थीसिस में लिखा क्या, लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, अरे इतने सीनियर हो गए, उनको ये सोच समझकर बोलना चाहिए कि मैं किस नेता के बारे में क्या। श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में उनका बोलना, वो उनका, मैं समझता हूँ, अपने स्तर से बहुत ऊंची छलांग लगा रहे हैं। ऐसी बात पीपल, आप लोग जजपा पार्टी, जिसका अस्तित्व आज 1% वोट से भी कम रह गया है हरियाणा, कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये लोग अब हरियाणा में
10 साल बीजेपी के साथ रहे, 5 साल बीजेपी के साथ रहे, 4.5 साल, और जम के हरियाणा में भ्रष्टाचार हुआ। और वही वजह है कि किसान आंदोलन हो, चौधरी देवीलाल के परपोते किसानों पर पड़ती हुई लाठियां और गोलियों को देखकर उनके दिल में दर्द नहीं आया। उनके लिए उस टाइम छोड़ने का वक्त। जब महिला पहलवानों को पीटा गया, सड़कों पर घसीटा गया, हरियाणा पहलवानों की संस्कृति का, तब उनको समझ। जब चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों को, सरपंचों को सड़कों पर लाठियों से उनका खून बखेर दिया गया, तब तो ये बोले नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब इनको फूंक के फेंक दिया, उलट दिया, उल्टी कर दी, दे वॉमिटेड देम आउट, टू कॉल इट करेक्टली इन इंग्लिश। अब वो बोल रहे हैं, अरे 4.5 साल उनकी सरकार में बैठकर सारे हरियाणा को लुटवा दिया, सारे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ, वरना भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ही नहीं बनती। इन लोगों ने तो बनाई है बैसाखी। तो हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इन बैसाखियों को इस बार सबक सिखाने के मूड में है। शायद 0.5% वोट भी हरियाणा में को नहीं मिले। कुलदीप सर, वो उन मुद्दों पर आ जाते हैं जिसके इर्द गिर्द राजनीति होती है। जब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जनता ने मूड बना लिया है, तो बीजेपी कह रही है कि हमने भी मूड बना लिया है, जनता का मूड बदल देंगे, अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको दूर कर देंगे और हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। रणनीतिक तौर पर एक आरोप आप पर लगता है कि आपके पास अभी भी संगठन नहीं है। बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत भी किया और उसमें बदलाव भी किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया गया, सीएम सैनी है, तो एक जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है और इसकी काट क्या निकालेगी? देखिए, कांग्रेस सदैव सबकी राजनीति करती है। हम सभी दलों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और सभी वर्ग हमारे साथ आए हैं, तो हमें 47% वोट मिला, 47% ज्यादा वोट मिला। ये देश और प्रदेश, देखिए, भारत की जनता स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द सेंटर, स्लाइटली राइट ऑफ द सेंटर जा सकती, लेकिन इसको आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ये इट्स नॉट गुड। कास्ट पॉलिटिक्स का जनक कौन है हरियाणा में, सब जानते। हु इज द फादर ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स? एवरीबॉडी इज नोज इन हरियाणा, और उसी को प्रमोट कर रहे हैं आज। लोकतंत्र संख्या का खेल है, संख्या का खेल रहेगा जी। संख्या के खेल में आज हम भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल। अब जब संख्या के खेल की बात आपने की, तो ये एक बात मैसेज के थ्रू फैलाई जा रही है, और राजनीति में मैसेजिंग बहुत बड़ा गेम होता है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर एक तरफा जीतती है तो हुड्डा साहब नेतृत्व नहीं देंगे, और हुड्डा साहब भी यही चाहते हैं कि सीटें कमोबेश ऐसी रहें कि मैं कुछ गठजोड़ कर सकूं। ये एक मैसेजिंग अभी से हरियाणा की राजनीति में शुरू हो गई है। देखिए, हुड्डा साहब क्या चाहते हैं, इसकी खबर इंडिया न्यूज को किसने दी? व्हाट इज योर सोर्स? सर, पत्रकार सोर्स नहीं बताएंगे। ये सोर्स तो नहीं बताएंगे, बट यू कांट मियरली टॉक ऑन गेसवर्क जी। एवरीबॉडी इज वर्किंग सो हार्ड इन द पार्टी। हर एक लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को एक अच्छे लेवल पर कंफर्टेबल मेजोरिटी हमें मिले, ताकि अगले 5 साल तक हम हरियाणा की जनता को सेवा कर सकें। ये जो कयास लगाए जाते हैं, पॉलिटिकल कयास कॉम्बिनेशन, ये बीजेपी की ये राजनीति है, ये जो काइट फ्लाइंग लोग करते रहे, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, इसका जवाब देना भी ठीक नहीं है। कौन क्या चाहता है, कौन नहीं चाहता है। मैं जानता था कुलदीप सर, आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं कि आप इस सवाल का ऐसा ही कुछ जवाब देंगे। बहरहाल, अब उस मुद्दे पर आ जाते हैं जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था लोकसभा चुनाव से पहले से, और फिर से वो सुर्खियों में, और मामला अब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। आदेश भी हुआ, हरियाणा सरकार को आदेश दिया गया, पंजाब सरकार को आदेश दिया गया कि भाई बॉर्डर आप खुलवाइए। और जैसे ही आदेश आया, वैसे ही एक तरफ सरकार कोर्ट में जाती है, दूसरी तरफ किसानों ने कह दिया कि जैसे ये सड़क खुलेगी हम दिल्ली चले जाएंगे। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते ये अपने आप में बड़ा मुद्दा और गंभीर मुद्दा बनेगा? देखिए, दी ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, आप हाईवेज बंद कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया। हाउ कैन यू स्टॉप
How can you put people to so much of inconvenience that they cannot travel to the capital? अब ये किसान लोग जाना जाने दो, दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में जाकर आंदोलन करेंगे, या उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा। गवर्नमेंट, पहले भी मैं ये बता रहा था, किसानों ने कभी रास्ता नहीं रोका है। किसानों को रास्ते में रोका हुआ है सरकारों द्वारा, अदर वे राउंड है। इसीलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। सारे व्यापारी परेशान, अंबाला का व्यापार उजड़ चुका है। 1.5 साल तक कुंडली बॉर्डर और सोनीपत जिले और हरियाणा का व्यापार उजड़ गया। लोग तंग आ गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। अरे कुछ रहम करो। किसान कोई गोलियां चला रहे हैं क्या? गोली तो सरकार चला रही है। किसान कोई लाठियां भांज रहे हैं क्या? लाठियां तो सरकार चला रही। किसानों को जाने दो, उनका हक है दिल्ली की कैपिटल में जाने का। अनेकों बार आंदोलन दिल्ली में हुए, अनेकों वर्गों ने किए, किसानों को क्यों रोका जा? अरे उनको ड्यू दे दो, वो नहीं जाएंगे। आपने प्रॉमिस क्यों किया था एमएसपी का? आपने क्यों प्रॉमिस किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा देंगे? आपने किया था तो आज वो उस बात को मांग रहे हैं, उसकी एजिटेशन है। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? व्हाई डिड यू प्रॉमिस? व्हाई डिड यू प्रॉमिस कि 2022 में आपकी आमदनी दुगनी करते हैं? यू प्रॉमिस एवरीथिंग टू द किसान्स, देन यू डोंट गिव देम एनीथिंग। नहीं मिलते हैं, वो आवाज उठाते तो आप उनकी आवाज पर गोलियां चलाते हैं, लाठियां चलाते हैं। दिस इज नॉट गुड। ये देश में लोकतंत्र है, राइट टू स्पीच, right to movement, right to liberty, all these are guaranteed by the constitution. तो ये रास्ता नहीं रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट should definitely interfere. इसके अलावा हरियाणा का पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार बैठी है, आपकी हरियाणा में सरकार है, आपके सहयोगी दल अकाली दल पंजाब में बैठे थे, आपने पानी नहीं आने दिया है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया पानी का हक में हरियाणा के, उसकी इंप्लीमेंटेशन करानी चाहिए। अदरवाइज व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? अपोर्शनमेंट ऑफ वाटर करो, उस मुद्दे की तरफ नहीं जा रही है बीच। व्हाई दे आर नॉट प्रॉमिसिंग कि पानी आएगा? इसलिए नहीं प्रॉमिस कर रहे हैं कि 10 साल में दोनों सरकारें होने के बावजूद वो पानी की एक बूंद नहीं ला सके। आज बारिश कम हो रही, अगर नहरों में पानी फुल आ रहा होता तो किसान इतना आज परेशान है, इतना डीजल फूक रहा है, इतना बिजली फूक रहा है, उससे बच सकते थे। बट द गवर्नमेंट इज साइलेंट, ब्लाइंड टू ऑल दिस। कुलदीप जी, एक आखिरी सवाल। हालांकि मैनिफेस्टो बनाया जाता है चुनाव के नजदीक आते आते और पार्टी उसको तय करती है, उस पर चर्चा करती है। आपने जैसा कहा भी, हुड्डा साहब ने भी कहा कि हम जनता से पूछ के अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, घोषणा पत्र तैयार करेंगे। कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में सबसे बड़ी घोषणा क्या हो सकती है जो आपको लगता है कि हां जनता के हित की बात होगी और जनता उस चीज को चाहती है, वो स्वीकारेगी उसको? देखिए, हमारी 5 प्रायोरिटीज, 6, हमारा संकल्प पत्र भी आया था। हम सबसे पहले लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं। हरियाणा दिल्ली के तीनों तरफ है, यहां विकास की अनेकों संभावनाएं हैं, एक्सपेंशंस का है। मेट्रो की सोनीपत पानीपत तक आने की बात है, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात की गई। बीजेपी ने सब नक्शे बनवाए हुए, लेकिन उससे पहले ये योजनाएं कांग्रेस के राज में आ चुकी। हमारी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, व्यापार कभी फले फूलेगा। सरेआम इंडस्ट्रियलिस्ट को, शॉपकीपर्स को गोली मारी जा रही, धनाधन गोलियां हो रहे हैं, चारों तरफ गैंगस्टर्स का राज है, बैंक लूटे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर्स की तो एक एक दिन में 10-10 मर्डर रिपोर्ट हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इज ए बिग इशू। व्यापारी डरा हुआ है, सामान्य जनता डरी हुई।
तीसरा शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी की सरकार में 5,000 स्कूल बंद हो गए। अरे सरकार स्कूल खोला करती है कि बंद करती है? ये अजीब बात हुई। स्कूलों में मास्टर नहीं है, भर्ती नहीं हुई है। गेस्ट टीचर्स को प्रॉमिस किया गया था रेगुलराइज करने का, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। 1 लाख से ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज। आस्ता आस्ता सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही। अगर शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा का स्तर नहीं बनेगा, जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाते थे वो बंद हो गए। स्कॉलरशिप का कितना बड़ा स्कैम आया आपके सामने। शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप का कितना बड़ा स्कैम किया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हुई। शिक्षा हमारी प्रायोरिटी है। हेल्थ सेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर में जब मैंने बात की थी उसमें नशा मुक्ति की बात हम करें। हेल्थ सेक्टर है, आपने प्रॉमिस किया एम्स बनेंगे। बीजेपी ने प्रॉमिस किया हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। कौन से जिले में बन गया? कब बनेगा एम्स? कब उसको आधारशिला रखी जाएगी उसकी? कब बनेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट? 10 साल हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं। जो मशीनें खरीदी गई थी, अखबार में अभी खबर थी, ऑडिट हुआ है, उनमें से वो मशीनें जो 10 साल पहले खरीदी गई थी उनको जंग लग गए, उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, लेकिन उनको कभी यूज नहीं किया। जहां का एक्सरे प्लांट खराब हो गया वो कभी ठीक नहीं। कैंसर बढ़ रहा है। इसलिए हेल्थ एक प्राइमरी सेक्टर है। ट्रेडर और लॉ का दोनों का जीएसटी ने ट्रेडर को परेशान कर, सारे दिन कागज उठा के घूमते हैं। उस माहौल से बाहर निकालेंगे हम, फिर सरल बनाएंगे जीएसटी। जीएसटी काउंसिल में इस बात की बहस होनी चाहिए। दे प्रॉमिस्ड जीएसटी ए सिंपल जीएसटी। व्हाई द पेट्रोल एंड डीजल हैव नॉट बीन ब्रॉट इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी? जीएसटी में आना चाहिए। वैट हटाओ। आपने 8 से 16% वैट कर पेट्रोल डीजल को, इसको हटाकर वैट को इसको जीएसटी में लेके आई। अरे आप करोड़ों लीटर डीजल बेच रहे हैं, आपको आमदनी के साधन बना, सरकार प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है क्या? इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि व्यापार जब उन्मुक्त होगा, व्यापार बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी ट्विस्ट करेगी, इकोनॉमी उछाल लेगी। उस बात को ये लोग समझते नहीं। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। व्यापार की बात मैंने की। फिर रोजगार की बात हम करें। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। जमीनें हैं नहीं, नौजवान बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस के साथ आ रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं। अग्निपथ की वजह से आर्मी में हमारा कोटा घट गया है। हरियाणा जो टॉप करता था वहां आर्मी में, वो बहुत पीछे चला गया। बेरोजगारी में देश, इनकी अपने इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार नंबर 1 है हरियाणा प्रदेश देश में। इतना बेरोजगारी। और बेरोजगारी किस चीज को जन्म देती? अपराध को, निठल्लेपन को। हरियाणा का नौजवान के सामने आज अंधकार है, उस तरफ देखना पड़ेगा। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने झूठे प्रोमिस किए गए ना कि 75% आरक्षण दिया जाएगा फैक्ट्री। कानून ले आए जानते हुए दिस कैनॉट बी सस्टेन्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दे डिड इट। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाचा मारा है। कब तक जनता को बेवकूफ बनाया जाए? फिर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है किसान। खाद के भाव बढ़ गए, पेस्टिसाइड के बढ़ गए, ट्रैक्टर, फार्म एंड इंप्लीमेंट्स पर जीएसटी बढ़ गई, डीजल की कीमतें बढ़ गई। जो कुछ जमीन के अंदर डाला जा रहा है खेती को बनाने के लिए, वो तो महंगा हो गया, लेकिन आज तक एमएसपी नहीं मिली।
एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं आया, आमदनी दुगनी नहीं हुई, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का बात करें, अरे इस पोर्टल ने इतना परेशान कर दिया किसान। अरे इसको सरल बनाना चाहिए था, ना कि गले की फांस बन गया है पोर्टल। किसानों को देखिए, रूरल इकोनॉमी पे अगर जो स्ट्रेस नहीं करेंगे जी, किसानों की अगर हम इनकम नहीं बढ़ाएं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहेगा, क्योंकि स्पेंडिंग जो आएगी सबसे ज्यादा, देश की 63% लोग किसान, अगर उनकी आमदनी बढ़ेगी तो स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। इस चक्कर को ये लोग समझते नहीं। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो किसान हमारा सेक्टर है, सेंट्रल फोकस है। महिलाएं हमारे लिए हैं। मनरेगा है, मनरेगा को कानूनी गारंटी के साथ लेके आएंगे, वैसे तो है लेकिन 100 डेज से ज्यादा उसको करेंगे। ये एक, इन बातों को समझना चाहिए। एक जो जिनकी पेंशन काट दी गई उनकी पेंशन रिस्टोर करेंगे। 3,82,000 प्लॉट दिए थे, अब हर एलिजिबल आदमी को सर्वे करा के फिर प्लॉट देंगे। 1973 में भी कांग्रेस ने दिए थे, 2009 में भी कांग्रेस ने दिए थे, अब भी कांग्रेस देगी। हमारी नकल करते हुए इन्होंने कुछ घोषणाएं तो की हैं, शहर में देंगे, वहां देंगे, देना दाना कुछ नहीं, फॉर्म भरवा के रख लेंगे। हमने कहा है गरीब का मकान भी बना के देंगे, रसोई टॉयलेट बना के देंगे, डेवलप करके देंगे, 3.5 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन पे खर्च करके देंगे, तो दैट गरीब आदमी को सिर छुपाने की जगह में। यानी ये तमाम वो मुद्दे होंगे जो कि आपकी घोषणा पत्र में होंगे और आपको लगता है कि हां, इन मुद्दों के आधार पर कम से कम हरियाणा प्रदेश की जनता एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वास करेगी। लेकिन बीजेपी भी इसकी काट निकाल कर बैठी हुई है। अब देखना ही होगा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते कौन सी पार्टी किन मुद्दों के आधार पर एज ले पाती है। बहुत शुक्रिया कुलदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, पूर्व स्पीकर, जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इतने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ही पकड़ कर हम आगे चलेंगे, उनको जीते हुए जनता के बीच में जाएंगे तो जनता का मन पहले से ही है बदलाव का। हालांकि आखिरी में जो तय होता है वो जनता ही करती है। राम राम।